वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान की दुनिया। देखिए आज हम इस वीडियो में क्लास 8 की साइंस की बुक के पहला जो चैप्टर हम कर रहे थे उसका सेकंड पार्ट को कवर कर देंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने आधा चैप्टर आपको समझा दिया था, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। या ऊपर आई बटन में आप क्लिक करके भी उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इरिगेशन, देखिए एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस मैं बता रहा था आपको। ओके, एडिंग मैन्यूर तक हो गया था, मैन्यूर मिट्टी में खाद मिलाना। ओके, इसके बाद जब खाद मिला दिया हमने, बीज बो दिया, खाद मिला, सब कुछ कर दिया, फसल हमारी हो रही है, उसके बाद उसको किस चीज़ की ज़रूरत होगी? पानी की, इरिगेशन की, रेगुलर इंटरवल पे। इरिगेशन क्या होता है? ऑल लिविंग बीइंग्स नीड वाटर टू लिव। तो हर जितनी भी लिविंग बीइंग्स हैं सबको वाटर चाहिए होता है। तो प्लांट्स जो होते हैं वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हमारे लिविंग बीइंग है, तो उनको भी वाटर की ज़रूरत होती है। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट रूट्स अलोंग विद वाटर मिनरल्स, फर्टिलाइजर्स आर आल्सो एब्जॉर्ब्ड। प्लांट्स कंटेन नियरली 90% ऑफ वाटर। 90% तक प्लांट्स में क्या होता है? वाटर होता है। ठीक है, वाटर यूज होता है। ओके, प्लांट्स वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। तो जो बीज हम डालेंगे वो अपने आप तो ऐसे ड्राई कंडीशन में तो नहीं उगेगा, उसको क्या चाहिए? नमी चाहिए। नमी उसको मिलती है पानी से, जो मिट्टी में पानी होगा। ओके, न्यूट्रिएंट डिसॉल्व्ड इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड ईच पार्ट ऑफ द प्लांट्स। न्यूट्रिएंट जाते हैं जो पौधों की रूट्स लेके सारे पौधे में न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफ़र करते हैं। किसके हेल्प से? वाटर के हेल्प से। वाटर में डिसॉल्व होकर वो ट्रांसफ़र होते हैं। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रोस्ट एंड हॉट एयर करंट्स। ठीक है, जो ठंडी हवाएं होती हैं या गर्म हवाएं होती हैं उनसे भी बचने के लिए पौधों को पानी की बहुत ज़रूरत होती है। ओके, टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ, फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। ठीक है, मिट्टी में मॉइस्चर बना रहे, नमी बनी रहे, जिससे हमारी फसल जो है अच्छी हो, तो रेगुलर इंटरवल पे पौधों को, हमारी फसल को पानी की ज़रूरत होती है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरीगेशन। रेगुलर इंटरवल पर पानी देना क्रॉप्स को इरीगेशन कहलाता है। द टाइम ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन वेराइज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। ठीक है, इन सब चीज़ों पे, सीज़न, क्रॉप, सॉइल पे डिपेंड करता है कि किस फसल को हम किस टाइम पे पानी देंगे। ठीक है, क्योंकि देखो अगर बारिश का मौसम है तो आप वहाँ पे कम पानी देगा क्योंकि पानी खुद से ही मिल रहा है वहाँ पे। ठीक है, गर्मी का सीज़न तो पानी आपको ज़्यादा देना पड़ेगा क्योंकि जल्दी ड्राई हो जा रहा है। ओके, इस तरह से। ओके, सोर्सेज ऑफ इरीगेशन। सिंचाई के क्या क्या स्रोत हैं, कहाँ से हम इरीगेशन कर सकते हैं? द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन आर वेल्स, कुएं, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर, डैम्स, कैनाल्स। ठीक है, इस तरह के सोर्सेज हैं, ये हमें इनसे क्या सिंचाई करते हैं फसलों की। ये आपको देखो मोट, ये ट्रेडिशनली यूज़ होता था पहले। ओके, कुएं की तरह लगा है, चैन पंप, ढकेली, रहट जिसको बोलते थे। तो इस तरह से ये सब क्या है? ट्रेडिशनल, जो एंशिएंट टाइम में यूज़ करते थे, जब पानी के इतने मॉडर्न तरीके नहीं थे इरीगेशन के, तो ये सब यूज़ करते थे। ओके, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरीगेशन। द वाटर अवेलेबल इन द वेल्स, लेक्स एंड कैनाल्स इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड इन डिफरेंट रीजन। अलग अलग रीजन में अलग अलग मेथड यूज़ करके जो कुएँ थे, नहर थी, इन सब से पानी को लिफ्ट लिया जाता था। ओके, केटल और ह्यूमन लेबर इज यूज टू दीज मेथड। ठीक है, जानवरों का यूज़ किया जाता था या ह्यूमन लेबर भी यूज़ करती थी। सो दीज मेथड्स आर चीपर, सस्ते थे बट लेस एफिशिएंट, क्योंकि उनकी लिमिट होती थी। ठीक है, मानो कोई ह्यूमन है, उसकी लिमिट होगी कि उतनी जल्दी काम नहीं कर पाएगा और कम क्वांटिटी में पानी निकलता था। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज, ये मैंने बता दिया आपको क्या क्या है। Pumps are commonly used for lifting water. Diesel, biogas, electricity and solar energy used to run these pumps. तो जैसे ही डेवलपमेंट शुरू हुआ, ठीक है, देश डेवलप हुआ, तो पंप्स जब आने लगे तो पंप्स यूज़ होते थे। तो पंप्स के लिए अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी, बायोगैस, डीजल, इन सब से उनको चलाया जाता था और पानी को वो लिफ्ट करते थे। ठीक है, तो ये था इरिगेशन। अब ये मॉडर्न मेथड क्या है? स्प्रिंकलर सिस्टम। देखिए, स्प्रिंकलर सिस्टम कहते हैं, दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। ऐसी लैंड जहाँ पे पानी ज़्यादा मात्रा में नहीं है, अनइवन लैंड है, कहीं ऊंची कहीं ज़्यादा, तो
वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन द टॉप्स आर जॉइंट टू द मेन पाइपलाइन एट regular interval. When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of the pump, it escapes from the rotating nozzles. It gets sprinkled on the crop as if it is raining. Sprinkler is very useful for lawns, coffee plantation and several other plants. तो देखिए इसमें क्या स्प्रिंकलर सिस्टम बनाया जाए, पंप की हेल्प से, वेल से, क्या है, एक पाइप से रेगुलर इंटरवल पर हमने लगा दिया है और नोजल लगा दिए हैं ऊपर। जब प्रेशर से पानी जाएगा तो वो स्प्रिंकलर, ठीक है, छिड़काव होगा उसका, ऐसा लगेगा जैसे बारिश हो रही है, ठीक है। जो आपने देखा होगा लॉन्स वगैरह में लगे होते हैं स्प्रिंकल्स लगे होते हैं, जिनसे पानी निकलता रहता है और स्प्रेड होता है चारों तरफ। ओके, सेकेंड है ड्रिप सिस्टम। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर रूट्स। इसमें क्या, ये ऐसे स्थानों पे यूज़ होता है जहाँ पानी और भी ज़्यादा कम है, जहाँ हम पानी की एक भी बूंद को वेस्ट नहीं कर सकते। ओके, तो इसमें क्या है, पौधों की रूट्स पर ही ड्रॉप बाय ड्रॉप हमें पानी हम डालते हैं। सो इट इज़ कॉल्ड ए ड्रिप सिस्टम। इसलिए इसको ड्रिप सिस्टम क्या है, क्योंकि ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी डालता है। इट इज़ बेस्ट यूज टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज। बेस्ट मेथड है इनके लिए। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल। पानी की बर्बादी बिल्कुल नहीं होती। इट इज़ अ बोन इन रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर। जब पानी की बहुत ज़्यादा कमी है तो ये सिस्टम वहाँ पे एक वरदान की तरह साबित होता है। ओके, देखिए इसमें क्या है, बिल्कुल पाइप लगा दिया गया है और पौधे की जड़ों पर ही पानी जाएगा ड्रॉप बाय ड्रॉप, इसलिए इसको बोलते हैं ड्रिप सिस्टम। ओके, नेक्स्ट आते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। तो अगली एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या है हमारी, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। जो घास फूस होती हैं, वीड्स क्या होते हैं, देखो हाईलाइट किया मैंने पॉइंट, अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। अनडिजायरेबल प्लांट्स, हमने बीज बोया, ठीक है, शुगर केन का प्लांटेशन किया है, उसकी क्रॉप उगाई है हमने, लेकिन उसमें क्या है, कुछ पौधे, छोटे छोटे पौधे उगने लगते हैं, घास उगने लगती है अलग अलग तरह की, वो हमने बोई तो नहीं होती, ना हमें वो चाहिए होती, लेकिन फिर भी उग जाती है, तो ऐसे ये कहते हैं वीड्स। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। वीड को निकालना वीडिंग कहला जाता है। वीडिंग इज नेसेसरी, ओके, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स compete with the crop plants for water, nutrients, space and light। अब वीड को निकालने की ज़रूरत क्या होती है, वीडिंग की ज़रूरत क्या होती है, देखिए हम न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं खेत को, फसल के लिए, लेकिन अगर वीड्स भी वहाँ होंगी तो वो भी उस चीज़ को यूज़ करेंगी, तो उनका कंपटीशन हो जाएगा, जो हम फसल दे रहे हैं उसको कम मिलेगा, तो ऑब्वियसली हमें उनको निकालने की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो ग्रोथ ऑफ क्रॉप प्लांट की ग्रोथ को कमज़ोर करेंगे। ओके, Some weeds interfere even harvesting and may be poisonous for animals and human beings। तो कुछ ऐसी होती हैं जो जहरीली भी होती हैं, कुछ फसल काटने के दौरान जब आप फसल की हार्वेस्टिंग करोगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, तो इसलिए उनको पहले ही निकालना चाहिए होता है। ओके, फार्मर्स अडोप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप हेल्प्स इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स। टिलिंग का मेथड यूज़ करके क्या करते हैं, वीड्स निकल जाती हैं, उकड़ जाती हैं जड़ से। विच में देन ड्राई अप एंड गेट मिक्स विद सॉइल। सूख जाती हैं और सॉइल के साथ मिक्स हो जाती हैं, मैन्यूर का काम कर जाती हैं। ओके, द बेस्ट टाइम फॉर रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। ये बेस्ट टाइम है किसी भी वीड्स को निकालने का जब तक उस पर कोई बीज या फूल ना आ जाए, क्योंकि अगर वो आ गया तो वो और फैल जाएगी, ठीक है, और फैल जाएगी तो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाएगी, उसको निकालना फिर मुश्किल हो जाएगा। तो जब तक उस पर फ्लावर या सीड्स नहीं आते उससे पहले ही उसको निकाल दो, जिससे और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। द मैनुअल रिमूवर इंक्लूडिंग फिजिकल्स रिमूवल ऑफ वीड बाई अपरूटिंग एंड कटिंग दैम क्लोज टू द ग्राउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये मैनुअल है, अपने हाथों से करते हैं। ओके, दिस डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी की हेल्प से कर सकते हैं। सीड ड्रिल इज ऑल्सो यूज टू अप्रूट द वीड। सीड ड्रिल भी यूज़ करते हैं, ठीक है। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाई यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडीसाइड्स। कुछ केमिकल्स की हेल्प से भी कंट्रोल किया जाता है। खेत बोलते हैं कि खेतों में दवाई कर दो। दवाई किस लिए, कि अगर उसमें कोई बीमारी लगी होती है कोई पौधों में, या फिर वीड्स ज़्यादा हो रहती है, तो क्या कहते हैं, वीडीसाइड केमिकल डालते हैं जिनको वीडीसाइड बोलते हैं। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड टू किल द वीड्स। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप को डैमेज वो नहीं करते हैं, फीड्स पे इफेक्ट करेंगे। द वीडीसाइड्स आर डाइल्यूटेड विद वाटर, पानी के साथ मिलाया जाता है, टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड, स्प्रे कर दिया जाता है फील्ड में। ओके, एज ऑलरेडी मैंशन द वीडीसाइड आर स्प्रेड, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे फिगर भी मैं दिखा देता हूँ। स्प्रेइंग
स्प्रे कर रहा है, देखो, ठीक है। ओके, एज ऑलरेडी मेंशन द वीडिसाइड आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन, बता दिया। स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड मे अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स की हेल्थ को इफेक्ट कर सकता है जब हम स्प्रेड करते हैं वीडिसाइड को। क्यों? क्योंकि जहरीले केमिकल्स होते हैं, तो उनको यूज़ करते टाइम क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, नहीं तो हेल्थ को इफेक्ट कर सकते हैं। दे शुड कवर दियर नोज माउथ विद द पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रिंग, तो उन्हें अपना नाक मुंह क्या है कवर करके रखना चाहिए, जिससे वो स्प्रे उनकी नाक मुंह आँख में ना चली जाए। ओके, अब नेक्स्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस पे आते हैं, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग फसल काटना, जब फसल पक जाती है, ठीक है। हार्वेस्टिंग ऑफ ए क्रॉप इज एन इम्पोर्टेंट टास्क। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या कहता है? जब फसल मैच्योर हो जाती है, हमारी पक जाती है, तो उसको काटना हार्वेस्टिंग कहलाता है। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड, ठीक है, या तो ऐसी उखाड़ ली जाती हैं या ग्राउंड से काट ली जाती हैं। इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 months रील क्रॉप टू मैन्योर, ठीक है। जो हमारे अन्न होते हैं उनको अगर पकने के लिए लगभग 3 से 4 महीने में लगते हैं फसल को। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन बाय मैनुअली बाय सिकल दराती जिसको बोलते हैं, उसके द्वारा मैनुअली की जाती है, और हार्वेस्टर भी यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, मशीन। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द चैफ, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। अब हमने हार्वेस्ट जो सीड कर लिया है, तो उसके भूसे से, ठीक है, जो सीरियल्स में मैं वीट का एग्जांपल ले रहा हूँ, उसके भूसे से हमें क्या ग्रेन्स को सेपरेट करना पड़ता है, तो उसको वो प्रोसेस को बोलते हैं हम थ्रेसिंग, जिसमें उसके चैफ से ग्रेन को सेपरेट करेंगे। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन विच इज इन फैक्ट ए हार्वेस्टर एज वेल एज ए थ्रेसर, ठीक है। एक हार्वेस्टर भी होता है और थ्रेसर भी होता है, इस मशीन को बोलते हैं कंबाइन। ओके, फार्मर्स विद द स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स एंड चैफ बाई विनोइंग के मेथड पे, जिनका ज़्यादा बड़ी ज़मीन नहीं है, जिनके पास बड़े ग्राउंड नहीं है, छोटा ही उनको काम है, तो उनको ग्रेन और चैफ अलग अलग करने के लिए विनोइंग का प्रोसेस, यानी विंड की हेल्प लेके उनको सेपरेट कर सकते हैं। क्लास 6 में आपने पढ़ा है विनोइंग। ओके, हार्वेस्ट फेस्टिवल देखिए, कभी कभी कहीं क्या होता है, जब फसल पक जाती है तो लोग उसको फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट भी करते हैं। इसको एक हमारी कल्चर से रिलेटेड है, आप पढ़ लेना। हम स्टोरेज, देखिए ये लास्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है हमारी, स्टोरेज, ठीक है। अब हमारी फसल कट भी गई है, ग्रेन्स अलग भी हो गए हैं, अब हमें क्या करना है, उसको स्टोर करके रखना है, क्योंकि वो हमें लंबे समय तक आगे के लिए यूज़ में लानी है। ओके, स्टोरेज ऑफ द प्रोड्यूस इज़ एन इम्पोर्टेंट टास्क, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे हमें यूज़ चाहिए उसका, तो हमें स्टोर करके रखना पड़ेगा। इफ़ द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू बी केप्ड फॉर लॉन्गर टाइम दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन सब से क्या है, उनसे हमें बचा के रखना पड़ेगा उनको, नहीं तो वो ख़राब कर देंगे। हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर, तो जो कभी कभी क्या होता है, जो हार्वेस्टेड फसल होती है उनमें ज़्यादा मॉइस्चर होता है, ठीक है, क्योंकि वो ताज़ी होती है। इसके बाद उनको क्या करता है, सुखाया जाता है, ड्राई किया जाता है स्टोर करने से पहले। ओके, इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, बिना सुखाए अगर उनको हमने स्टोर कर लिया, दे मे गेट स्पॉइल्ड और अटैक्ड बाई ए ऑर्गेनिज्म मेकिंग देम अनफिट फॉर यूज़ फॉर द जर्मिनेशन, ठीक है। तो आगे के यूज़ के लिए या जर्मिनेशन के लिए उनको बेकार कर देगा, मॉइस्चर उनमें आ जाएगा, उनमें इंसेक्ट हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। ओके, तो ड्राई भी ज़रूरी होता है, या फिर जब फसल पूरी तरह से ड्राई हो जाए हमें तभी वो यूज़ करना चाहिए। हेंस बिफोर स्टोरिंग दैम द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू प्रोड्यूस द मॉइस्चर इन दैम, दिस प्रिवेंट द अटैक बाई इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंजाई। ओके, इन सब से हमें बचाया जाता है। ओके, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। देखिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। देखिए क्या है, सिलोज फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रेन्स स्टोर किए जाते हैं। दिस इज़ गोडाउन में यूज़ किया जाता है। ओके, फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटालिक बिन्स, जिनका फार्मर जो होते हैं अपने जूट बैग में या फिर मेटालिक बिन्स रखते हैं जिनमें वो ग्रेन्स स्टोर करते हैं। जबकि लार्ज स्केल पे जो ग्रेन स्टोर होते हैं वो किस में यूज होते हैं, सिलोज और ग्रेनरीज। ओके, ये ग्रेनरीज है एंड दिस इज सिलोज। ओके, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द पेस्ट लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट्स, ठीक है।
कीड़े या फिर चूहे वगैरह हो जाएं, तो इनसे बचाने के लिए उनको प्रॉपर स्टोरेज किया जाता है। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड टू स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। घर पर हम फूड स्टोर कर देते हैं तो उसमें सूखी नीम की पत्तियाँ डाल देते हैं। क्यों किस लिए? क्योंकि नीम की पत्तियों में क्या होता है, थोड़ी कड़वाहट रहती है, तो उससे क्या होता है, इंसेक्ट्स वगैरह जो माइक्रोब्स में वो उसमें नहीं आते हैं उसकी स्मेल की वजह से। ओके, फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन्स इन द बिग गोडाउन्स स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रोब। लेकिन जब बड़े लेवल पे हमें स्टोर करना है गोडाउन में, ग्रेनरीज में, तो सिर्फ नीम की पत्तियों से काम नहीं चलेगा, उसको एक अलग से केमिकल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा उनके लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। फूड फ्रॉम एनिमल्स। अब ऐसे कौन से फूड है? ये तो फूड हमें कहाँ से मिले? प्लांट से मिलते थे, लेकिन कुछ फूड हमें किससे मिलते हैं? एनिमल से भी मिलते हैं। तो इसमें एक टेबल दी गई है, कॉलम है फूड का और सोर्सेज। ये कहाँ से मिलता है? देखिए, मिल्क, एक एग्जांपल्स में दिया है मिल्क, काउ, बफेलो, शी गोट, शी कैमिल, इन सब से क्या में मिल्क यूज़ होता है। अब इसमें हमें फूड और लिख सकते हैं, और क्या लिखता है? एग, ठीक है, हेन से मिलता है। ओके, और मीट भी लिख सकते हैं। तो इस तरह की उसके सोर्सेज क्या है? मीट किससे? यस, हेन से मिल सकता है, कोक जिनको बोलते हैं। ओके, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स आल्सो प्रोवाइड अस विद डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। प्लांट की तरह ही एनिमल से भी हमें फूड मिलते हैं। मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश एज अ मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। कोस्टल एरियाज में फिश को कंज्यूम करते हैं खाने के लिए। इन द प्रीवियस क्लासेज यू हैव लर्नड अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। पुरानी क्लासेस में हमने पढ़ा था कि ऐसे फूड जो हमें प्लांट से मिलते हैं। ओके, जैसे बहुत सारे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, सब प्लांट से मिलती हैं। वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स ए नंबर ऑफ स्टेप्स लाइक सिलेक्शन ऑफ सीड्स, सोइंग। अभी हमने इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा कि क्रॉप्स को उगाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस जिसको उनको बोलते हैं। ओके, सिमिलरली एनिमल्स रेयर्ड एट होम और इन फार्म्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर। तो जो फूड हम एनिमल से ले रहे हैं, तो उनको लेने के लिए हमें भी उनकी केयर करनी पड़ेगी, प्रॉपर उनको फूड देना पड़ेगा, प्रॉपर शेल्टर देना पड़ेगा। ओके, व्हेन दिस इज़ डन ऑन ए लार्ज स्केल, जब ये बहुत बड़े स्केल पे की जाती है, बहुत बड़ी मात्रा में की जाती है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एनिमल हस्बेंड्री। ओके, जैसे क्या हो गया? कल्टीवेशन हो गया, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हो गई। वैसे ही जब हम जानवर पालेंगे, ओके, एनिमल्स पालेंगे, उनको उनसे फूड लेने के लिए, तो वो क्या कहलाएगा? एनिमल हस्बेंड्री कहलाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट करा दिया गया है। अब इससे अगली वीडियो में मैं इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराऊंगा। ओके, सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है या क्वेश्चंस हैं आपके, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपका फीडबैक मुझे मोटिवेशन देगा। ओके, प्लीज़ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए।